जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 8 के सभी छात्रों के लिए। इसके पहले वाले पार्ट में हमने 1 से लेकर के 15 तक के गणित को देख लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपको करना एक काम है। कौन सा काम करना है? हमारा जो नंबर आपको शो हो रहा है नीचे, इसको अपने मोबाइल में सेव करना है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना है, आपको लिंक मिलेगा, तो अपने क्लास 8 वाले लिंक को ज्वाइन कर लेना है। इससे होगा ये कि आपके लिए जो भी क्लासेस बनेंगे, जो भी वीडियोस बनेंगे, वो आपको वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कहा गया है कि 5a² b का सार्वगुणनखंड क्या है। देखिए, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है आप उसको कितना विस्तार से लिख सकते हैं, तोड़ कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको तोड़ो। जैसे ये है 5a² b, हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? 5 लिखेंगे गुना, यहाँ पे a² का मतलब है कि 2 गो a है, ठीक है, और ये b का मतलब है b, तो 5a गुना b, 5a गुना b कहाँ पे दिख रहा है आपको? देखिए b नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, 5a गुना b। ठीक है, तो इसी तरह से इसको तोड़ करके आप इसका आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, डैश का गुणनखंड। आप बताइए कि इसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ना हम चुटकियों में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर x प्लस है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यानी कि प्लस प्लस तो हमेशा प्लस ही होगा। ठीक है, तो माइनस वाले जितने भी आंसर है, देखिए यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, ये होगा नहीं। जहाँ जहाँ भी आपको माइनस दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी एक माइनस दिख रहा है, तो माइनस सिंबल आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में प्लस है। ठीक है, तो हर हाल में ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होगा। तो आप इस तरह से कभी कभी बिना बनाए भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, आइए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? तो कोई भी एक रैखिक समीकरण का एक ही हल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि 5x + 7 = 2x + 8 समीकरण का हल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यानी हल करने का मतलब x का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, कैसे बना सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर जैसे ये 5x है और प्लस 7 है बराबर, फिर 2x है और प्लस 8 है। आप x वाले टर्म को एक तरफ करोगे और नंबर वाले टर्म को एक तरफ करोगे। बात समझ में आई? x वाले टर्म को एक तरफ, नंबर वाले टर्म को एक तरफ। जैसे ये 5x है तो ये 2x इधर आकर के क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, बराबर इधर 8 है तो 7 उधर जाएगा, तो इधर जा कर के माइनस हो जाएगा। अच्छा, 5x में 2x घट जाएगा, कितना बचेगा? 3x। 3x बराबर 8 में से 7 गया 1। अब जब आप x का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे ध्यान देना, x का वैल्यू निकालोगे तो ये 1 के नीचे चला जाता है 3, तो x बराबर कितना हो गया, 1/3। ठीक है, अब देखते हैं आंसर में हमारा क्या दिया है। देखिए x बराबर 1/3 पहला ही ऑप्शन में आपको दे दिया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कहा गया है आपसे, 50 आमों का एक समूह है, यानी कि कहीं पर भी मान के चलिए कोई भी बकेट है, उसमें 50 आम रखा हुआ है। ठीक है, 40% आम पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? देखिए सिंपल सी बात है, 40% आम पका हुआ है और पके हुए आमों की ही संख्या पूछी गई है, यानी आपसे बोला गया है कहीं ना कहीं कि 40% का वैल्यू बताइए। तो 50 का आपको 40% निकालना होगा। तो इस तरह से आप लोग लिखते थे ना, 50 का 40%। का मतलब क्या होता है, गुना का चिन्ह 40, अब परसेंट का मतलब होता है नीचे में 100। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, काटा पेटी करना होगा। यहाँ पे 1 से 1 0 काटो, 1 से 1 0 काटो, नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। 5 को 4 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 20। और ये 20 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, कहाँ में दिख रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है कि बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलित किया जाता है।
यानी कि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है। देखिए कोई भी सामान जो होता है ना, अगर उस पर जो MRP लिखा होता है, MRP यानी कि जो दाम लिखा होता है उसी पर ही हम लोग डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, छूट देते हैं। ओके, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, जो अंकित किया हुआ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कहा गया है कि x/y k में k को क्या बोलते हैं। अच्छा, इस तरह से यहाँ पर जो k है इसको बोलते क्या हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्थिरांक। क्या बोलते हैं, स्थिरांक। अंग्रेजी में इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, कह रहा है कि x y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा। x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल में आपसे बोला है कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री है तो चौथा कोण क्या होगा। मान लीजिए ये चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें 3 कोना, ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो सब 90-90 है, तो ये चौथा वाला क्या होगा। तो देखिए चारों चतुर्भुज के जब चारों कोनों को आप जोड़ोगे तो वो 360 होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो कि 90-90-90 9 या 27, टोटल कितना हो गया 270। अब जो बचेगा माइनस करेंगे, जो बचेगा वो चौथा निकलेगा। 0, 16 में से 7 गया 9, 2 में से 2 कैंसिल, यानी कि 90, ये भी आपका 90 है। और कॉमन सेंस वाली बात थी कि जब 3 को 90 है तो 9 चौके 36, 4 को मिलाने से 360 बनता है, तो चौथा ऑटोमेटिक है कि 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 25 में। कहा गया है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। तो कौन से चतुर्भुज का जो है विकर्ण बराबर होगा वो आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास है। तो ये जो होता है किसका विकर्ण बराबर होता है, तो देखिए ये जो आयत होता है ना, इस तरह से होता है, एकदम बराबर होता है। इसकी दो रेखाएं, ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, फिक्स्ड होती है एकदम सीधा। और इसी का जो विकर्ण होता है ना, ये बराबर होता है, ठीक है। इसका विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। ओके, किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए षष्ठभुज जो होता है तो इसके कोणों का जो योग होगा वो होगा, ठीक है, वो होगा 720। कितना हो जाएगा, 720। नेक्स्ट, निम्न में से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा। किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा, तो त्रिभुज से बहुफलकी नहीं बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में। कह रहा है कि किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। कौन से त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होगा, तो गोला में। शीर्ष का मतलब सिर, जैसे त्रिभुज आप बनाए, एक सिर यहाँ, एक सिर यहाँ, एक सिर यहाँ। चतुर्भुज बनाए, एक सिर यहाँ, एक सिर यहाँ, एक सिर यहाँ, एक सिर यहाँ। लेकिन गोला में कोई सिर नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोल रहा है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इसमें कहा है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए कोई भी वर्ग है, उसका वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। तो बोला परिमाप, परिमाप का मतलब होता है टोटल को जोड़ दीजिए। तो 25 25 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। देखिए 100 कहाँ पर है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा। वर्ग किस में लगता है, क्षेत्रफल में लगता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम आप चाहेंगे भैया फॉर्मूला से बता दीजिए, तो वो कैसे होगा। देखिए 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 लिखिएगा, भुजा कितना है 25, 25 चौके कितना हो जाएगा 100। ये सेंटीमीटर में है तो आपका भी आंसर सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना फिर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अधूरी रह जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।